सुनीता, आप कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। बताइए आपके नाम में क्या है, क्या अर्थ है इस नाम का? सर इसका अर्थ है कि अच्छी नीति वाला व्यक्ति। तो सुनीता। क्या असर लगता है, क्या कोई असर है आपकी चेतना पर इस नाम का? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि अपने नाम को मैं सही सिद्ध कर सकूँ, मूल्यों के हिसाब से चलने की और अपने उसूलों पर चलने की मैं पूरी कोशिश तो करती इसका हूँ। मतलब नाम का असर होता है? सर नाम का सर ये हम कह सकते हैं कि हम नाम को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई केस में ऐसा होता है कि नाम किसी का कुछ और है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी आपने हो सकते हैं। एक प्रमाण पत्र में ऐसा दावा किया है जी कि सर। आप राजस्थान की साधारणतः निवासी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्या बता सकते हैं कि भारत के किस कानून के तहत निवासी की परिभाषा तय की जाती है? सर निवासी की परिभाषा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अच्छा, और अभी जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन पारित हुआ है, जी सर। इससे सिर्फ नागरिक की परिभाषा बदलेगी या निवासी की परिभाषा भी बदलेगी? सर उसमें हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ठीक है। इतिहास पढ़ते समय मैं गौर कर रहा था, आपने मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा अध्ययन किया है। जी सर। मध्यकालीन इतिहास के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू पे आपने अलग से अध्ययन किया है। क्या खासियत थी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर मध्यकाल में हम जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू को देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन युग चल रहा था, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक थी और दास प्रथा भी उस स्तर पर नहीं थी। पर जैसे हम मध्यकाल में आते हैं, हम वंचित वर्गों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। आर्थिक स्तर पर मुस्लिम शासकों ने काफ़ी काम किया, कई नई नई योजनाएं भी उन्होंने लागू की। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयास किए, तो कुछ सुधार भी देखने को मिलते हैं आर्थिक स्तर पर। फिरोज शाह तुगलक की औद्योगिकरण में क्या भूमिका थी? मध्यकाल में भारत में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ, अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद कर दिया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत में आयकर दाता, व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या 1.4 करोड़ ही है, हालांकि रिटर्न भरने वालों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है। तो ये तो एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जब लोग रिटर्न भर रहे हैं तो आयकर क्यों नहीं दे रहे हैं? वास्तव में आयकर 1.40 करोड़ लोग ही क्यों दे रहे हैं? आयकर में जो अधिनियम है उसमें कई सारे प्रावधान है, उसके तहत आप कई तरह की छूट और एग्जम्पशंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टैक्स बन रहा है तो ये आपको टैक्स देना होगा। तो ये इस वर्ष जो बजट में नया प्रस्ताव आया है आयकर को लेकर, क्या असर पड़ सकता है? क्या अगले साल आयकर दाताओं की वास्तविक संख्या बढ़ जाएगी बहुत? सर जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है टैक्स स्लैब को काफ़ी सुधार करने की, लिटिगेशन कानून में जिस तरह की उलझनें होती है उनको कम करने की, जैसे बहुत सारे डिडक्शन सब हटा दिए गए, रेट कम कर दी गई है, उस पर आप टैक्स पे कीजिए, तो शायद चीज़ें आप उससे जयपुर सुधर। के एग्जाम्शन शाखा में ही काम कर रही हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्ताव के बाद कौन कौन से इनकम टैक्स एग्जाम्शंस बचे रहेंगे? ध्यान दिया है आपने इस पर? इनकम टैक्स एग्जम्पशन 70 के आसपास एग्जाम्शन डिडक्शन तो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन 100 में से लगभग 30 बचे रहेंगे। तो कोई एक दो ऐसा महत्वपूर्ण एग्जाम्शन जो बचा रहेगा, जिसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहेगा? सर जैसे ATCCD2 का है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, वो उसमें 7.5 लाख की लिमिट कर दी गई है, पर वो एग्जम्पशन अभी भी मिलता रहेगा। ATCCD4 का एग्जम्पशन भी मिलता रहेगा। सुकन्या योजना वाला एग्जाम्शन बचा रहेगा कि बंद हो जाएगा? सर वो मिलता रहेगा। अभी हाल में ही देखा गया कि भारत और मलेशिया के बीच में भी काफ़ी तनाव रहा है। क्या प्रमुख कारण है इसके? सर वो पाम ऑयल को लेकर काफ़ी तनाव था। पाम ऑयल को लेकर तनाव शुरू हुआ या तनाव किसी और बात से शुरू हुआ और इसका असर पाम ऑयल पे पड़ा? सर तनाव वैसे पाम ऑयल का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? सर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया या मलेशिया? इंडोनेशिया है पाम ऑयल। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा। और भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर है पाम ऑयल का? सॉरी सर। अच्छा, हाल में ही भारत सरकार ने एक CAA एक्ट लेके आए हैं। आपको क्या लगता है इससे भारत के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने पड़ोसी देशों से, जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से तो खैर संबंध बहुत अच्छे हैं भी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा या कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ CAA से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं।
आपकी एक रुचि है कि स्क्रैप से आप कुछ जी सर। डेकोरेटिव आइटम्स बनाते जी हैं। आप मुझे बता सकते हैं, एक बहुत ही फेमस गार्डन बनाया हुआ है किसी ने, और वो भारत के किस शहर में है और किन्होंने बनाया है? सॉरी सर, आपने रॉक गार्डन नहीं सुना चंडीगढ़ में? सुना है, किसने बनाया वो? आइडिया नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन राइट नहीं है। आपका इस पे क्या विचार है? सर मेरा इस संबंध में विचार यह है कि रिजर्वेशन हम इसलिए देते हैं कि जो उनके साथ भेदभाव हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर, ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव हुआ है उसको हम दूर कर सके। मगर जॉब में आने के बाद अगर उसको वो सुविधाएं मिल गई है तो प्रमोशन में आरक्षण। लेकिन आपको नहीं लगता कि जॉब में भी लगातार डिस्क्रिमिनेशन या मतलब भेदभाव बना रहता है? लोगों के अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अपने लॉबीज बन जाती हैं। सर जैसे कि एम नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि हम उन 3 जो उन्होंने पॉइंट बताए थे कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए और एफिशिएंसी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट सही है या इस पे पुनर्विचार की ज़रूरत है? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है कि रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुनीता, जी मैम। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही लगातार राज्य सरकारों को बोला है कि अरावली में जो अवैध खनन हो रहा है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, लेकिन सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं इस तरफ और लगातार ये जो खनन की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकारें इस बारे में चिंतित नहीं हैं कि अरावली अगर पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉरी मैम। इस पूरे प्रकरण में आपको ऐसा लगता है कि शायद सरकार भी खुद लिप्त है इसमें किसी ना किसी तरीके से, तभी वो ठोस कदम नहीं उठा पा रही? मैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राजस्थान से आती हैं और राजस्थान अपने कल्चर को लेके बहुत प्रसिद्ध है पूरे ही देश में, और वहाँ का जो परिधान है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। लोग जानते हैं राजस्थानियों को उनके साफा से, घूंघट से। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जो घूंघट है वो अगर अपने मन से करती हैं तो वो ठीक है, हमें बहुत उनको बात भी नहीं करना चाहिए कि आप घूंघट हटाओ, और उनको ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो या सलवार सूट पहनो। अगर उनका वो परिधान है तो वो है। आप क्या मत है, घूंघट रहना चाहिए, हटना चाहिए? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना अलग बात है, और किसी को अगर आप पर्दा करवा कर उसके व्यक्तित्व का ही हनन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पर्दा अभिव्यक्ति को रोक देता है, महिलाओं को उनका आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ पर्दा प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। और अगर कोई महिला स्वेच्छा से रखना चाहे, जैसे कि हम बहुत सारे मुसलमान देशों में भी देखते हैं कि वो कहते हैं हम स्वेच्छा से बुर्का पहनना चाहते हैं, इसी तरह अगर राजस्थानी महिलाएं बोले कि नहीं हमें पर्दा प्रथा हमारी आइडेंटिटी है, फीचर है, तो हमें नहीं हटाना है, उसमें आप क्या कहेंगी? मैम हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे, पर हम उन्हें चीज़ों के जो प्रोज और कॉन्स है वो समझा सकते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। मतलब पर्दा हर हाल में आपके हिसाब से गलत है? जी। अच्छा ठीक है। एक पर्दा के लिए ही जयपुर में ही कैंपेन चल रहा है, बता सकते हैं क्या कैंपेन है? मैम घूंघट हटाओ कैंपेन मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया है? ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। घूंघट नहीं, ये तो बहुत ही किसी विशेष कार्य के लिए किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। लिटरेसी रेट क्या है राजस्थान की? मैम 66.1%। महिलाओं की? 52.1%। और पुरुषों की? पुरुषों की 79.2%। तो ये जो गैप देखने को मिलता है करीब 30% का, क्यों है इतना जो गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच लिटरेसी को लेके, साक्षरता को लेके? क्या कारण है कि राजस्थान जैसा राज्य जो कि काफ़ी क्या बोले राजा महाराजाओं की जगह रही है, वहाँ पे इतना गैप क्यों दिखता है? वहाँ पे तो अच्छा खासा पैसा भी रहा है। मैम सबसे बड़ी वजह उसमें पितृसत्तात्मक सोच रही है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें बोझ समझा जाता है। लड़कियों को बाल विवाह कर दिए जाते हैं, तो उन्हें इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी शिक्षा जारी रख सके और आगे बढ़ सके। 2019 और 20 में हम जी रहे हैं, आज भी ये चीज़ें इतना प्रभावी हैं जिसकी वजह से साक्षरता में इतनी कमी दिख रही है? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ हमने काफ़ी कोशिश की है, उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हैं।
ठीक है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी एक हेरिटेज लिस्ट जारी की थी, उसमें एक शहर का नाम आया है लेटेस्ट। कौन से शहर को रखा गया है? मैम जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का। और कौन से कैटेगरी में रखा है? वो कैटेगरी भी बताते हैं कि किस कैटेगरी में हम इस शहर को ये दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने के लिए आए थे तो राजा राम सिंह ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से रंगवा दिया था, क्योंकि वो मेहमान नवाजी का प्रतीक है। इसलिए तब से ये परंपरा बन गई कि जयपुर पिंक सिटी। तो आज भी सब लोग अपने घरों में पिंक कलर ही करते हैं? मैम सरकार ने कानून बनाकर ये प्रावधान किया है कि रोड्स और जितना मार्केट्स है वहाँ पिंक कलर ही किया जाएगा। ओल्ड जयपुर, ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे अभी भी काफ़ी पिंक है, जो नई बसावट है वहाँ पे अलग कलर होने लगे हैं। ठीक है, आप महारानी कॉलेज के बारे में बता रही थी। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। महारानी कॉलेज विशेषकर महिला कॉलेज है, आपको लगता है कि हम अलग से अगर पुरुषों और महिलाओं के कॉलेज बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का प्रतीक है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रखने की, पढ़ाने की। इसके कोई तात्पर्य नहीं बचता है। आपका क्या कहना है? मैम इसके पीछे दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो ये मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कॉलेज में जितना डेवलपमेंट पर्सनालिटी का हो सकता है वो हम अगर सेपरेट कॉलेज बनाते हैं वहाँ नहीं हो पाता। पर राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो कुछ समय के लिए हम ये प्रावधान कर सकते हैं ताकि फैमिलीज ईजी वे में लड़कियों को भेज सके। और कुछ समय मतलब कितना समय? मैम जब तक लिटरेसी रेट थोड़ा ठीक नहीं हो जाती और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक इस प्रावधान को रख सकते हैं। उसके बाद तो शायद ज़रूरत महसूस नहीं होती ऐसी चीज़ें। चलिए ठीक, धन्यवाद। सुनीता, आपकी शादी कब हुई? सर 2016 में। आप एक दो बड़े गिफ्ट का नाम बताएंगे जो आपके फैमिली ने लड़के पक्ष को दिया? सर मेरी फैमिली ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, 1 रुपये की शादी थी। जी सर। आप कैसे समझते हैं जो ये गिफ्ट पड़ता है ये दहेज पड़ता ही है कि क्या है ये? अगर शादी में अगर गिफ्ट दिया जा रहा है तो मैं जहाँ तक समझती हूँ दहेज ही माना जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, राजस्थान की कुछ साइट्स रामसर कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित हैं। कौन कौन की साइट्स हैं वो? सर सांबर लेक और केवला देव अभयारण्य दोनों? जी सर। और लोकटक लेक? लोकटक लेक राजस्थान में नहीं है। जो कहाँ पर है वो? मणिपुर। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कब आई थी और इसका क्या महत्व है? सर कब आई थी ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित किया गया। तो हम वेटलैंड क्योंकि इकोसिस्टम का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला पार्ट होता है और इसलिए उसका संरक्षण ज़रूरी है, इसलिए रामसर कन्वेंशन लाया। आप अभी जब बात कर रहे थे कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है तो उसमें ये कहा गया था कि इसमें इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो तो देखने को मिलती ही है, लेकिन इसमें वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आप मुझे कुछ 1-2 ऐसे मोनूमेंट या फिर कोई ऐसे आर्किटेक्चर बता पाएंगे जिसमें वेस्टर्न कल्चर का समावेश देखने को मिले जयपुर के? सॉरी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत के लिए आज के समय में क्या क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? सर सबसे बड़ा तो डाटा सिक्योरिटी का है, उसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कंपनीज जो MNCs यहाँ काम कर रही हैं वो डाटा को मिसयूज कर सकती हैं कई बार, इसलिए हम डाटा लोकलाइजेशन का भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारे अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2 टर्म यूज़ होती हैं जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक होती है मैलवेयर, एक होती है फिशिंग। दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या होती हैं? सॉरी सर। अच्छा, मुझे बताइए कि हाल ही में भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है मिशन गगनयान, आप जानते हैं इसके बारे में? क्या है ये? जी सर, इसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के कुछ नागरिकों को हम इसरो का प्रयास है कि हम अंतरिक्ष में मानव को लेकर जाएं। आपको पता है इसका बजट क्या है? सॉरी सर। इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए। आपको लगता है कि भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद इतने बजट का कोई मिशन स्पेस में भेजना चाहिए? इतना पैसा हम शिक्षा में लगा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखना चाहूँगी कि शिक्षा और हेल्थ पर हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक वैश्वीकरण की बात करते हैं और हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया को अपना स्टैंड वहाँ मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष और अनुसंधान में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे ये बताइए कि मिशन गगनयान के जरिए हमने अंतरिक्ष में मानव को भेज दिया, उससे क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताइए। अंतरिक्ष में सर नई नई चीज़ों की खोज हो सकती है, कई संसाधन हमें मिल सकते हैं और हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे
हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें या फिर हम कैसे अपने संसाधनों को प्रयोग करें, ये चीज़ें। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसी नेशनल पार्क में हम चीता को रीएलोकेट कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, आपको पता है इस बारे में? सॉरी सर, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, अभी भारत में टाइगर सेंसस रिलीज हुई है रिसेंटली, तो कितने टाइगर्स हैं? सॉरी सर। अच्छा, रिसेंटली इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हुई है, तो अभी कुल क्षेत्रफल कितना है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है? सर 24%। 24% आता है। और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है फॉरेस्ट कवर? सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान में है फॉरेस्ट कवर और कि बिल्कुल भी नहीं है? सर है, लेकिन बहुत कम, लगभग 3-4% के आसपास। अच्छा, हाल ही में सरकार ने जो राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन काफ़ी है थार, तो उसको रोकने के लिए एक अभी ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से एक परियोजना शुरू की है, आप उसके बारे में पता है? सर ये पोरबंदर से शुरू होकर पानीपत तक जाएगी। जी ये सर। क्या है बताइए? सर इसमें हम 5 किलोमीटर के विड्थ में वृक्षारोपण करेंगे ताकि डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अच्छा।